Hello friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that today we will discuss the chapter first of class 9th of chemistry, that is matter in our surroundings. We have dealt with the many questions or as well as the terms just like matter and the properties of matter, okay, evidence of particles as well as diffusion, Brownian motion, rigid fluids, characteristics of particles, properties of solid, liquid and gases, why solid, liquid, gases have different properties, diffusion, properties of diffusion, examples of diffusion, then after common unit of temperature and SI unit of temperature, then after the numericals based on SI unit of temperature and common unit of temperature, change of state of matter, and by the physical how many ways we can change the physical state of matter, effect of change of temperature in which melting point, boiling point, then after condensation, freezing, and as well as the latent heat. So now today we will start from the latent heat of fusion, but before that I want to again repeat from the change of state of matter. Okay, so let us start this. Change of state of matter. Matter can exist in three physical states: solid state, liquid state and gaseous state or vapor state. Okay, we can change the physical state of matter in two ways: first by changing the temperature and second by changing the pressure. Okay, now we are taking the first, that is effect of change of temperature. First is that solid to liquid change विच इज़ नॉन एज मेल्टिंग, यानी क्या, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं. अब क्या होता है मेल्टिंग? द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन. अब यहाँ पे आपको एक बात और पता चल गया, मेल्टिंग को ही फ्यूजन कहते हैं. और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस चेंज होता है किसमें, लिक्विड में, कब, हीट करने से. मैंने आपको नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि ये ऑन हीटिंग लिखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ये की पॉइंट है. इसी तरह आप लोग जब बायो लिखते हैं तो उसमें एस्मोसिस के बारे में जब बताते हैं तो उसमें बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर वो नहीं लिखते तो गलत हो जाता है. उसी तरह अगर ऑन हीटिंग नहीं लिखते हैं तो ये भी गलत हो जाता है. ठीक है, तो मेल्टिंग मतलब क्या हुआ, द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग. यानी ऐसा अभिक्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, तो कोई सॉलिड सब्सटेंस किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड में, और कब, जब हीट करने पे. ठीक है, अब बात है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा. द टेम्परेचर एट विच a solid substance melts and changes into liquid at atmospheric pressure is called melting point of the substance. यानी मेल्टिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का कब होगा, तो उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होकर के लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में. तो आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी प्रॉब्लम नाउ. और एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या, हाइयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स. जितना हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा किसी सॉलिड सब्सटेंस का उतना ही ज़्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वो क्लोजली बाइंड अप होंगे उतना ही उसको अलग करने में ज़्यादा ताकत लगेगा. जस्ट आप सोचिए कि आपके कोई फ्रेंड से आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, तो उस फ्रेंड के रिलेशन को तोड़ने के लिए कोई कितना भी प्रयास करे उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा. उसी तरीके से सेकेंड हो गया लिक्विड टू गैस चेंज, दैट इज बॉइलिंग, और इसी को वेपोराइजेशन भी कहते हैं. डिफिनेशन तो सेम ही तरह का है. द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग. किस चीज़ से, तो हीटिंग. इसमें भी हीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड्स बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. यानी जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड बॉइल्स होकर के रैपिडली चेंज होने लगे गैस में, कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, कब, जब इसको हीट किया जाए. वो तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट. तो जिस टेम्परेचर पे वो होने लगता है उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. अब हाइयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी सिंपल है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है, गैस टू लिक्विड चेंज, कंडेंसेशन. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और वेपर टू लिक्विड बाय कूलिंग. इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो गया, तो बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. जैसे आप देखिए कि जितने भी वाटर बॉडीज हैं उससे इवेपोरेट होकर के वाटर कहाँ जाता है, स्काई में, और स्काई में जाने के बाद वो कंडेंस्ड होकर के फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड करता है. कंडेंसेशन क्या है, तो कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग और वेपोराइजेशन.
क्या कह रहा है, कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। यानी क्योंकि बॉइलिंग में क्या होता है, तो गैस से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, और कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग कंडेंसेशन को रिवर्स प्रोसेस कहते हैं, किसका, बॉइलिंग का। हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिक्विड टू सॉलिड चेंज, जिसको फ्रीजिंग कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू द सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग। इसमें भी बाय कूलिंग लगा रहे हैं हम लोग, ठीक। तो यानी क्या कि वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड से कोई भी सब्सटेंस चेंज हो रहा है किसमें, सॉलिड स्टेट में, कूल करने पे, तो उसको हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि कंडेंसेशन रिवर्स प्रोसेस है बॉइलिंग का, उसी तरह फ्रीजिंग रिवर्स प्रोसेस है किसका, मेल्टिंग का और फ्यूजन का, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। ये लेटेंट हीट है, इसको भी बहुत अच्छे से समझना आवश्यक है, नहीं तो कभी कभी बच्चे इसी को नहीं अच्छे से समझ पाते। लेटेंट हीट और मेल्टिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस उन्हें नहीं पता चलता, तो ये आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए, द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। यानी लेटेंट हीट अलग अलग सब्सटेंस का अलग होगा। क्या, कब कहेंगे लेटेंट हीट, तो जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, जिसको सप्लाई करने से किसी भी सब्सटेंस के स्टेट में चेंजेस आएगा, तो उसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सा, तो पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक बार फिर से मैं लेटेंट हीट को क्लियर कर दूं। लेटेंट हीट मतलब हुआ जितना हीट एनर्जी, देखिए जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं या मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो उसका मतलब हुआ वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट हो रहा है। बट लेटेंट हीट का मतलब हुआ जितना हीट एनर्जी उसमें लग रहा है उसको कन्वर्ट करने में, उसके स्टेट को किसी सब्सटेंस के, उसी को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, इसको आप लोग क्लियरली समझें, और इसको जब आप समझ जाएंगे तो फिर आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेटेंट हीट मतलब हुआ टोटल हीट एनर्जी, क्योंकि जो कि लग रहा है, सप्लाई किया जा रहा है किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए। बट मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें उस टेम्परेचर की बात करते हैं जिस टेम्परेचर के बाद वो मेल्ट करना शुरू कर जाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको कहते हैं, तो द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। यानी क्या कहा जा रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसको कहते हैं जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस में को कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी का क्वांटिटी लगे, कितने सॉलिड सब्सटेंस को, तो 1 किलोग्राम। यानी एक इसमें मात्रा रखा गया, तभी तो आप उसमें पता कर पाएंगे कि बाकी में क्या अंतर हो रहा है और इसमें क्या अंतर हो रहा है। तो इसमें लोग क्या किए, जब 1 किलोग्राम कोई सॉलिड को अगर हम लोग मेल्ट करें उसके मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड में बिना टेम्परेचर को चेंज किए, यानी उसके मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर को फिक्स कर दें और 1 किलोग्राम उसमें सॉलिड रख दें और उसको हम लोग कन्वर्ट करें, तो उसमें जितना हीट एनर्जी सप्लाई करने की आवश्यकता पड़ेगी पूरे को कन्वर्ट करने में, यानी सपोज कीजिए 1 किलोग्राम आइस ले लिया और उस 1 किलोग्राम आइस को हम लोग क्या किए, तो एक कोई भी बर्नर के ऊपर रख दिए कोई अलग वेजल्स में और बर्नर को स्टार्ट कर दिया। अब टोटल बर्नर क्या होगा, वो मेल्ट करना तो स्टार्ट कर जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और जब वो बर्नर से वो हीट जितना उसमें लगेगा, जितना पूरा उसमें सप्लाई करेंगे हम लोग हीट को, उस पूरे हीट एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे यहाँ पे नोट में हमने बताया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, वो कितना है 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम और 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम, ठीक है। दोनों एक ही बात है, तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना। यहाँ क्या है, तो जूल्स पर किलोग्राम को हमने ऐसा यूनिट में लिख दिया, मतलब उसके सिंबल्स में लिख दिया और वहाँ हमने जूल्स पर किलोग्राम लिखा। अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, आइस एट 0 डिग्री और वाटर एट 0 डिग्री। यानी कूल करने में ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा, आइस 0 डिग्री पे या वाटर 0 डिग्री पे। देखिए क्या होता है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग अ सब्सटेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आंसर तो हमें पता चल गया कि आइस क्या है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस ज़्यादा इफेक्टिव होगा कूल करने में देन वाटर, वाटर के अपेक्षा। क्यों? This is due to the fact that for melting each kilogram of ice takes its latent heat of 3.34 into 10⁵ joules from the substance and hence cools the substance more effectively. On the other hand, water at 0 degree cannot take any such latent heat from the substance. अब देखिए, अगर हीट अगर आइस होगा तो उसको मेल्ट करने के लिए जैसे हम लोग कूल करेंगे, इसका मतलब क्या, हम जैसे हाथ पे लेंगे या कहीं और अगर उसको रखते हैं तो वो मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही वो मेल्ट करना स्टार्ट होगा, यानी जितना एनर्जी उसको मेल्ट करने में लगता है इतना एनर्जी ये सप्लाई करेगा, तो इसीलिए कूल करने में ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जबकि वाटर के साथ ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं होगा। आई होप कि आप ये समझ गए हो इस क्वेश्चन को। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी क्या है, वाई
वाई व्हेन वी होल्ड अ पीस ऑफ आइस इन आवर हैंड इट फील्स वेरी कोल्ड। जब हम लोग अपने हैंड में आइस को रखते हैं तो वो ज़्यादा कोल्ड क्यों लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। When we hold a piece of ice in our hands, it feels very cold because the piece of ice held in our hands starts melting slowly. This ice takes the latent heat required for melting from our hands. Our hand loses heat to ice and hence we feel it to be cold. अब ये बहुत ज़रूरी बात है। ये क्या कह रहा है कि हमें कोल्ड क्यों लगता है? क्योंकि जब पीस ऑफ आइस जो है हमारे हाथ में रहता है तो वो मेल्टिंग स्लोली मेल्टिंग स्टार्ट करता है, जो कि क्या करता है, तो लेटेंट हीट जितना रिक्वायर्ड है वो हमारे हैंड से लेने लगता है, यानी हमारे हाथ की जो गर्मी है उसको वो अपने तरफ खींचने लगता है। और हमारा हाथ क्योंकि हीट लूज करने लगता है तो हमें जो है वो ठंडक महसूस होने लगती है। जैसा मैं आपको कहा कि आप क्या करिए, तो आप जैसे घर से बाहर गए धूप में तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और फिर आप जैसे ही घर में आएंगे तो आपको ठंडा जैसा लगने लगेगा। कारण क्या? वहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट है। गर्मी तो वहाँ भी उतना ही है, लेकिन क्योंकि आप घर के अंदर आ गए और घर के अंदर का टेम्परेचर कम है तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, वहाँ पे आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि बाकी हैं। लेटेंट रेट ऑफ वेपोराइजेशन है, फिर उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है, फिर सब्लिमेशन है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है, उसके बाद हम लोग इवेपोरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। बाकी मैं आज जितना जैसे मुझे लगा कि मेल्टिंग पॉइंट को मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा फास्टली पढ़ा दिया, मेल्टिंग पॉइंट और लेटेंट हीट वगैरह को, तो मैं सोचा कि इसमें मैं उसको रिपीट कर दूँ ताकि आप अच्छे से उसको समझ जाएँ। तो अगर आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चंस रेज कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग क्वेश्चंस नहीं रेज करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने उस बात को समझा या नहीं समझा। तो अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या समस्या आ रही है, तो फिर हम लोग उसको दूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि मैंने आपको कहा है टेलीग्राम चैनल पे आपको ये लिंक भी शेयर कर देता हूँ वीडियो का, और साथ में टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिया हुआ है प्रेजेंटेशन। हाँ, कुछ बच्चों को ऐसा हो सकता है कि उनका ये पीपीटी नहीं खुल रहा हो तो वो WPS ऐप डाउनलोड कर लें, तो उनको वो ये पीपीटी आसानी से खुल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग उसको कॉपी में नोट कर लिए होंगे नोटबुक में अभी तक, ऐसा मुझे उम्मीद है। और कोशिश करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के लिए। अगर नेक्स्ट वीडियो में नहीं हुआ तो एक और वीडियो बना के इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इस चैप्टर में अभी तक जितना चीज़ पढ़ा है किसी में भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल डील विथ the same chapter. You can say we will continue this chapter. Okay, so thank you so much.